गुड इवनिंग सभी लोगों को, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सबको गुड इवनिंग। तो देखिए चलिए शुरुआत कर देते हैं, टाइम हो गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पर देखें, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सब लोगों को दिखाई दे रहा है, सबको क्लियर? पहले तो सबको क्लियर दिखाई दे रहा है, फटाफट से जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से खगोलीय पिंड हैं। ऑप्शन ए में सूर्य है, बी में चंद्रमा, सी में पृथ्वी और डी पे उल्का पिंड। फटाफट से जुड़ जाइए। और इसमें प्रश्न आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा सीधा सीधा, और क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। क्लियर नहीं आ रहा है क्या? इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अब दिख रहा होगा। तो जवाब आपको देना है इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड है, कौन सा आंसर सही होगा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड में से। तो केवल ए और बी, केवल बी और डी, केवल सी और डी और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, इसमें से ज्यादातर लोगों का जवाब आ गया है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जवाब आप लोगों ने समझ दे दिया लगभग। तो यहां पर देखिए बात करें तो खगोलीय पिंड क्या है, खगोलीय पिंड क्या है, अंतरिक्ष में कोई भी पिंड है वो खगोलीय पिंड है। तो सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी एक खगोलीय पिंड है, पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है, उल्का पिंड भी क्या एक खगोलीय पिंड के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे क्या है, खगोलीय पिंड है। तो ये चारों जो चारों क्या है, खगोलीय पिंड है। तो जिन्होंने भी चार ऑप्शन दिया है वो सबका सही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, खगोलीय पिंड है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो आंसर इसमें होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो आएगा वो आएगा 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। ये क्वेश्चन है। जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंडों की परिक्रमा करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा होगा सबको, आपको बताना है कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे पा रहा होगा सबको, तो फटाफट से जवाब दे दीजिए कि कौन से खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे का जवाब आपको देना है कि दूसरे का कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अनिल जी ने सबसे पहले जवाब दे दिया है, बाकी लोग भी जवाब दीजिए फटाफट। तो मिले जुले जवाब आ रहे हैं, कुछ लोगों ने 3 भी दिया है, कुछ लोगों ने 2 भी जवाब दिया है। ठीक है, मिले जुले जवाब आ रहे हैं। देखिए किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है, तो आपको पता है सूर्य भी एक क्या है, सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। तो सूर्य के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये मान लीजिए जो आकार में बहुत बड़ा नहीं हो, क्या हम उसको तारा बोलेंगे। दूसरा है जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो जाहिर सी बात है सूर्य के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है कि नहीं। ठीक है, तो सूर्य का अपना ऊष्मा और प्रकाश है। अजय जी आपका कमेंट शो हो रहा है, जवाब देते रहिए। ठीक है, तो आप देखिए जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, सूर्य के पास क्या है, अपना ऊष्मा और प्रकाश है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, 2 आंसर होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर होना चाहिए 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के देखिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है। तारा पूछ रहा है किस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं, तो तारे का अपना आपको पता है कि अपनी ऊष्मा होती है, और तारे का अपना क्या होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, बाकी जितने भी खगोलीय पिंड है वो ऊष्मा किससे लेते हैं, तारों से लेते हैं। ठीक है, तो वो आपके तारा नहीं कहलाता। जैसे पृथ्वी कोई तारा नहीं है, पृथ्वी क्या है, ग्रह है। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी लोगों को, सब लोग जुड़ गए, फटाफट से यहाँ पर जवाब देते रहिए। तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसका आंसर 2 आंसर होगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी 2 जवाब दिया इसका वो सबका सही है। ठीक है, चलिए आगे चले, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, अब दिखाई दे रहा हो सबको। क्वेश्चन नंबर 3 है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं। ठीक है, आपको जवाब देना है इसका। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं। क्या इनको हम आकाशगंगा बोल देते हैं, ठीक है, क्या इसको हम सौर मंडल बोलते हैं, क्या इसको हम एंड्रोमीडा बोलते हैं, क्या हम इसको नक्षत्र मंडल बोलते हैं। चलिए जवाब आ गया कुछ लोगों का, कोई 1 जवाब दे रहा है, कोई 4 भी जवाब दे रहा है, सभी लोगों का जवाब अभी नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं। तो तारे कुछ विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं खुले आसमान में, आप देखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपको देना है कि तारे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण, उनको क्या कहते हैं उन आकृतियों को।
होगा नक्षत्र मंडल होगा। ठीक है, नक्षत्र मंडल जो है वो बनाते हैं। नक्षत्र मंडल आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं और उसी के आप अनुसार देखेंगे आप उस वहां पर क्या होता है, राशियां। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एक नक्षत्र मंडल है जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि, सप्तऋषि आकृति बनाता है। ठीक है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर राशियां होती हैं, राशियां होती है कि नहीं, राशियां। कोई बता सकता है कुल कितने नक्षत्र हैं, नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? हाँ, सही जवाब है 4, जिनका सही जवाब है इसका आंसर होगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो 4 होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है, नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? नक्षत्रों की संख्या एक तो ये, और दूसरा आपको बताना है राशियों की संख्या। राशिफल देखते होंगे सुबह, तो कितनी राशियां होती हैं? राशियों का देखा होगा आपने, किसी वस्तु के नाम पर राशि रख देते हैं, जैसे तुला राशि है, कभी हम किसी उसके नाम पर भी रख देते हैं, जानवर के नाम पर, जैसे आपका मेष है या मीन है, ये जानवर के नाम पर भी राशि रखी जाती है। तो नक्षत्रों की संख्या जो है वो अंतिम बालाजी ने सही जवाब दिया है, भारती जी ने भी सही जवाब है। नक्षत्रों की संख्या होती है 27 और राशियों की संख्या होती है 12। 12 राशियां होती हैं। आपको पता है कि जो परिक्रमण होता है वो परिक्रमण 360 डिग्री का होता है, तो एक राशि जो है वो 30 डिग्री की जगह बनाती है। एक राशि कितने डिग्री में फैली होती है? 30 डिग्री के अंदर। तो इसी वजह से राशियों की संख्या जो होती है वो ध्यान रखना 12 होती है और एक राशि में 2.25 नक्षत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, एक राशि में नक्षत्रों की संख्या होती है 2.25, 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि के अंदर, मतलब 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि में। राशियों की संख्या तो 12 है, ठीक है, एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, ध्यान रखना 2.25 और 2.25 नक्षत्र होंगे, 12 से इसको गुणा कर दो तो नक्षत्रों की संख्या ध्यान रखना कितनी हो जाएगी? 27। तो नक्षत्रों की संख्या 27 होती है और राशियों की संख्या 12 होती है। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, इस वजह से आप देखोगे ये नक्षत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। ठीक है, कमेंट आपका दिखाई दे रहा है प्रयागराज जी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ध्यान रखें, विभिन्न प्रकार की आकृतियां जो बनाते हैं वो नक्षत्र मंडल बनाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे सूर्य का जो परिक्रमण होता है, सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है और सूर्य आपको पता है पूरे के पूरे आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। तो सूर्य जब आकाशगंगा की परिक्रमा करता है तो वो आपने देखा होगा जब कर्क नक्षत्र पर होता है तो वो कर्क रेखा के नाम से सीढ़ी देते हैं, क्योंकि उसकी दिशा उस समय क्या होती है? कर्क नक्षत्र पर होती है। और कर्क के बिल्कुल अपोजिट में अगर आप देखोगे, कर्क के अपोजिट में अगर आप देखोगे तो हमेशा मकर दिखाई देता है। तो कर्क का अपोजिट जो मकर है, तो इसी वजह से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क हो जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा की बात करते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य की स्थिति कहां पर होती है? मकर नक्षत्र की तरफ होती है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये ध्यान रखना 27 नक्षत्र होते हैं और एक राशि में 12 राशियां होती हैं, 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो ये आपका टोटल संख्या हो जाती है 27। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अंतरिक्ष से संबंधित उर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? उर्सा URSHA, उर्सा मेजर और बिग बियर, बिग बियर का संबंध किससे है? सौर मंडल से है, नक्षत्र मंडल से है, क्षुद्र ग्रह से है, इनमें से कोई नहीं। अंतरिक्ष से संबंधित उर्सा मेजर बिग बियर का संबंध किससे है? ये जवाब आपको देना है। तो कुछ लोगों का जवाब आ गया है, कुछ 2 जी जवाब दे रहे हैं, कुछ 1 भी दे रहे हैं। दो जवाब भी आ रहा है काफी लोगों का। ठीक है, तो देखिए नक्षत्रों को अगर आप पढ़ोगे थोड़ा सा, तो नक्षत्रों की संख्या 27 है, उन्हीं में नक्षत्रों के नाम आप पढ़ोगे तो कहीं पर उर्सा मेजर कहलाता है, बिग बियर कहलाता है, स्मॉल बियर कहलाता है, स्मॉल बियर। और यही जो स्मॉल बियर है इसको सप्तऋषि भी बोलते हैं, सप्तऋषि। तो ये इसका जो आंसर आपका होगा क्या होगा? नक्षत्र मंडल। तो इसका संबंध ध्यान रखना नक्षत्र मंडल से होगा, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 2 आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 2, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल के नाम है ये। ठीक है, ये ध्यान रखें, नक्षत्र मंडल के ये नाम है। ई बुक नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए टेक्निकल टीम से बात करेंगे, उस हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है जवाब, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो किन खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है? तो आपको यह बताना है कि किस खगोलीय पिंड को हम ग्रह का दर्जा देते हैं, ग्रह किसे हम कहते हैं। 4 ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं। जो आकार में बहुत बड़े हो क्या उनको ग्रह बोलते हैं? जिनके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश होता है क्या वो ग्रह कहलाता है? या जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, क्या उसको हम कहते हैं? या जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है? प्रणाम सभी लोगों को, सभी लोगों को नमस्कार। क्वेश्चन जो है उसका जवाब दीजिए फटाफट से। किस खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है? 5 का जवाब आ गया है कुछ लोगों का। प्रीति जी ने सबसे पहले जवाब दे दिया, पूनम जी का भी जवाब आ गया, डॉली जी का भी जवाब आ गया, जोगी कुमारी, SP गोदारा जी का भी है, चंपालाल जी का भी जवाब आया, शिवलाल पुरुषोत्तम बैरवा का भी जवाब आ गया, प्रयागराज का भी नागेंद्र सिंह जी, श्वेता गुप्ता, बबीता जी, महेश कुमार, प्रियंका भारती शर्मा, कालीचरण जी का भी, रविता जी का भी, गोपाल लाल जी, हेमलता जी का भी आ गया, वीरेंद्र सिंह, सोमेश, नक्तेश, ठीक है, मनीषा यादव जी, अरुणा शर्मा, अंतिम बाला,
नीतू देवी का उत्तर आ गया 3। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, हालांकि अपना गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है खगोलीय पिंडों का, लेकिन बात यहाँ पर जो सटीक आंसर जो आपका होगा वो सबसे सटीक आंसर होगा, वही सही माना जाएगा। तो आप देखेंगे जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो आपको बताइए पृथ्वी भी क्या है, ग्रह है, तो पृथ्वी के पास कोई अपना का ऊर्जा का स्रोत तो है नहीं, पृथ्वी ऊर्जा कहां से ग्रहण करती है, सूर्य से ग्रहण करती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कौन सा, तीसरा। तो पांचवें का जो जवाब होगा वो ध्यान रखना कौन सा होगा, तीसरा होगा। ग्रह हम उसी को बोलते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, लेकिन इनके पास अपनी कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में जो परिक्रमण करते हैं उन्हीं को हम ग्रह की परिभाषा देते हैं। ठीक है, हाँ, बाद में जवाब दे दिया, अशोक जी का भी आया, प्रयागराज जी का, पिंटू बेरवा, ठीक है, अनिल शर्मा, मुकेश कुमार, ठीक है, इमरती, तो इनके भी जवाब आए। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखना जो सटीक आंसर है वही आपका सही माना जाएगा। तो ये आपका आंसर 3 इसमें आपका सही होगा। ठीक है, सत्यम कुमार जी का जवाब आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए गए, यहाँ पर इन पर आपको विचार करना है और विचार करके सही जवाब देना है। विचार करना है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। दीपा चौधरी जी, आपका आंसर दिया होगा तो जरूर पहुंचा होगा, अभी मेरे कमेंट को दिखाई दे रहा है आपका। चलिए अब इसका जवाब दीजिए, कमेंट आ जाएगा आपको। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है ना, तो आ जाएगा। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह, ये जवाब देना है। 6 का जवाब आ गया कुछ लोगों का, जोगी जी का भी जवाब आ गया, अनिल ने भी जवाब दिया, सरोज कुमार, सुशील, अशोक कुमार, नितेश, शिवलाल, नागेंद्र, हेमंत, सुनील कुमार, दिनेश मेघवाल जी ने जवाब दे दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, आसानी से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, पुरुषोत्तम जी का भी, अंतिम जी का भी, रजनीश का जवाब आ गया है, जोगी कुमारी का भी, प्रयाग राज का भी, डॉली का भी, नीतू देवी का, तरुणा, कंचराम। ठीक है, चलिए सब लोगों के मैं पढ़ नहीं पाऊंगा नाम, लेकिन जवाब देखिए सीधा देख लेते हैं। पहली चीज तो अभी इससे पहले हमने देखा ही था। ठीक है, रविता जी का, चंपालाल जी का जवाब आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पृथ्वी एक ग्रह है तथा ये अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से ग्रहण करती है, जाहिर सी बात है ग्रह की परिभाषा तो सही है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी सूर्य के दूरी के हिसाब से चौथा तथा आकार में तीसरा बड़ा है कि नहीं, ये देख लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर क्या है, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह, इस तरह से अगर सूर्य के हिसाब से देखें तो आप देखेंगे सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह आप जानते हैं कौन सा है, बुध है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा शुक्र और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, पृथ्वी। तो आप देख रहे हैं दूरी के हिसाब से तो पहले नंबर पर बुध है, फिर शुक्र है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी आ रहा है और ये कह रहा है चौथे स्थान पर, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर मैं बता दूं, आकार के आधार पर पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के आधार पर पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के आधार पर पृथ्वी पांचवा बड़ा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी से 4 बड़े ग्रह और हैं, पृथ्वी से 4 बड़े ग्रह हैं, जैसे एक तो आपका है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आपका आ जाता है शनि, शनि के बाद आ जाता है अरुण, अरुण के बाद आ जाता है वरुण, उसके बाद आता है पृथ्वी। ठीक है, तो ध्यान रखें ये पांचवा सबसे बड़ा है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका पूरी तरह गलत हो जाएगा, तो केवल सही कौन सा है, पहला। तो आंसर आपका होगा कौन सा, पहला। तो केवल एक जो आंसर होगा वो सबका सही होगा। ठीक है, सबने लगभग सही जवाब दिया है, तो पहला जवाब जो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा इसमें गलत है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो आप देख पा रहे हैं, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम बताना है। अभी मैंने बताया था वही क्वेश्चन आपका एक तरह से यहाँ पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट से जवाब दे दीजिए। 6 का जवाब लगभग सही दिया सब लोगों ने। ठीक है, 7 का जवाब क्या होगा, सूर्य से बढ़ते हुई दूरी के हिसाब से एक क्रम बताना है। ठीक है, जवाब आ रहा है, सिंपल जवाब है, कोई मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, सही सही है सब लोगों का। तो देखिए सूर्य से दूरी के क्रम में आपको पता ही है, मैंने अभी बताया भी था कि यहां पर मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नजदीक इस तरह से बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर आपका मंगल है, फिर आपका बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और उसके बाद वरुण है। ये क्रम यहाँ पर दिखाई देता है। तो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह जो है वो है बुध, उसके बाद आएगा शुक्र, शुक्र के बाद आ जाता है पृथ्वी तीसरे नंबर पर, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आ जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद आ जाता है वरुण। तो ये क्रम आसानी से ध्यान रखें, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है, और यही क्रम आपको पूछा गया है। तो इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो सिंपल सा जो जवाब है इसका कौन सा होगा, चौथा जवाब होगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखें। तो आंसर इसका सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो जवाब होगा वो आपका आंसर नंबर 4 सही है, सब लोगों का सही है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, उसके बाद आता है मार्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये क्रम आपका सही होगा, क्वेश्चन नंबर, तो आंसर नंबर 4। चलिए अगला ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा, क्लियर दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर दूं, नहीं दे रहा है तो चलिए फटाफट से जवाब दे दिए इसका भी। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से आंतरिक ग्रह हैं। अगर आपने ग्रहों वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें बिल्कुल रीट में पूछे जाते हैं इसी तरह से। सोमेश जी, रीट में क्वेश्चन, जो सारे के सारे क्वेश्चन जो लिए मैंने, मैं आपको बता दूं, सिविल आईएएस में भी पूछे गए, पीसीएस में पूछे गए, यूपी में, आरएएस में, रीट में भी ये पूछे गए। तो उसी हिसाब से सारे के सारे फ्रेम किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए, मैंने कल बताया था। पिछले सालों में जो आप प्रश्नोत्तरी आ चुके हैं प्रश्न, उसी को लेकर बनाई गई है। ठीक है, तो 8वें का जवाब आ गया है, सबसे पहले जवाब दे दिया है यहाँ पर गौ सेवक जी ने।
गौ सेवक, फिर उसके बाद एसपी गोदारा, श्वेता जी, इन सबका पहले जवाब आ गया। तो देखिए ग्रहों वाला वीडियो अगर आपने ब्रह्मांड वाला देखा होगा तो ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया है, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और बाहरी ग्रह भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ग्रहों की श्रेणी को बात करें तो इसमें आंतरिक और बाहरी ग्रह भी कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इसको देखेंगे आप तो ये जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यहां से लेकर यहां तक जितने भी ग्रह हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं आंतरिक ग्रह, और यहां से लेकर यहां तक ये चारों ग्रह कहलाते हैं बाहरी ग्रह। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आपके आंतरिक ग्रह में कहलाएंगे। तो आंतरिक ग्रह ही पूछ रहा है, तो एक तो बुध हो जाएगा, ठीक है, एक शुक्र हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार ग्रहों को दो श्रेणी में बांट दिया गया है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह भी इनको बोलते हैं, पृथ्वी की तरह ठोस ग्रह हैं, और दूसरे कहलाते हैं बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह या जॉवियन ग्रह। जॉवियन, तो बाहरी ग्रह गैस के ज्यादा बने हुए तो गैसीय ग्रह कहलाते हैं। तो पार्थिव ग्रह में आपके चार ग्रह आ जाते हैं, एक तो बुध आ जाता है, शुक्र आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है और चौथा मंगल। तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो है वो आंतरिक ग्रहों के अंदर आ जाते हैं, जबकि गैसीय ग्रहों में बाहर के चार ग्रह आ जाएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और चौथा वरुण। तो इसमें आप ऑप्शन आसानी ढूंढ लेंगे, ए, बी और सी, जिसमें आ रहा होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो इसका जवाब आपका होना चाहिए कौन सा, दूसरा। तो ये आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दे दिया है। ठीक है, बहुत क्लियर है, करा भी चुका हूं, वीडियो आपने देखा होगा तो उसको आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे इसको आसानी से। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं, वही क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से पूछा गया है कि कौन से बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए, बहुत मुश्किल तो नहीं है। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, फटाफट से जवाब दीजिए। नौ का जवाब दे दिया है सबसे पहले, ऊपर चला गया। चलिए अंतिम जी का जवाब आ गया है, सुशील जी, हेमलता जी का, गोविंद स्वामी, रमेश, मोनिका, महेश, भारती। तो सिंपल क्वेश्चन है, वो मैं इससे पहले आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाहर के जितने भी हैं, बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, ये सब क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे बाहरी ग्रह हैं। तो आपका आंसर इसमें से कौन सा होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये जो बाह्य ग्रह हैं इनको ध्यान रखना, गैसीय ग्रह भी बोलते हैं और जॉबियन ग्रह भी बोलते हैं। तो जॉबियन प्लैनेट के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से जॉबियन ग्रह हैं, तो ध्यान रखना ये जॉबियन या गैसीय ग्रह भी कहलाते हैं, जॉबियन ग्रह। तो ये चारों के चारों जॉबियन ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो सबने सही जवाब दिया है। ठीक है, चलिए मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन में चलते हैं। यूपीपीसीएस में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ है, और इसका जवाब क्या होगा, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है, कथन ये कहता है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है, और कारण कह रहा है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। ठीक है, तो 10वें का आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए को सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। ठीक है, तो 10वें का जवाब आपको देना है, क्या होगा, फटाफट से जवाब दीजिए सब लोग। सबसे पहले जवाब दिया एसपी गोदारा जी ने, उसके बाद दिया गोवर्धन चौधरी जी ने, उसके बाद श्वेता गुप्ता ने। ठीक है, प्रयागराज जी का भी जवाब आ गया है, जोगी कुमारी जी ने भी जवाब दे दिया, रजनीश जी का भी जवाब आ गया है, देवेंद्र नागर जी का भी जवाब, राहुल चौधरी, अनिल शर्मा, सोमेश जी का भी, खुशबू का, अमित का, राम सिंह, पुष्पिंदर सिंह, सत्येंद्र, मत्ती, राहुल चौधरी, विष्णु प्रजापत, रमेश, मनीषा जी, भारती, विजय कुमार। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक मैं आसान तरीका बता दूं, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जब भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है कथन और कारण वाला, तो पहले आप कारण को पढ़ें, फिर उसके बाद कथन पढ़ें, तब आपको सही व्याख्या के बारे में पता चल जाएगा। मैं क्या करूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहले आप किसको पढ़ें, पहले पढ़ें कारण को और उसके बाद पढ़ें कथन को, क्योंकि कभी कभार दोनों सही होते हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा होता है, वो तो भी गलत हो जाता है लोगों का। ठीक है, तो यहां से अगर इसको आप पढ़ेंगे कि बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, इसलिए बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम होगा। तो आप आसानी से देखेंगे कि सूर्य के सबसे जो नजदीक होगा वो जल्दी परिक्रमण कर लेगा, दूर होगा उसको लंबा समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसे स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो यहां पर आप थोड़ा सा किसको मानकर चले, पहले पढ़ें किसको, कारण को, उसके बाद पढ़ें कथन को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही व्याख्या करता है कि नहीं। तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा पहला। तो सबने सही जवाब दिया, इसका जवाब होना चाहिए कौन सा, पहला। दीपा जी थोड़ा सा इसको पढ़ते तो आपको आंसर क्लियर हो जाता, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखें कथन ये सही व्याख्या कर रहा है क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है, इसी कारण इसका परिक्रमण काल क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, विकास जी बिल्कुल मैं कमेंट आपका देख पा रहा हूं, आगे जवाब दीजिए तो क्लियर होगा। अगला एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह पट्टी का मतलब है एस्टेरॉइड बेल्ट। किन दो ग्रहों के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। हाँ लॉजिक लगा सकते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि व्याख्या सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देवेंद्र नागर जी कौन गणेश जी ने तकनीक लगाई थी, तो ये भी आसान है, आपको पता ही है कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि अलग आंसर अलग आ रहे हैं लोगों के, नहीं आने चाहिए। ठीक है, आप लोग जवाब दीजिए, मैं जब तक आपको यहाँ बता दूं, क्लियर कर दूं इसको।
तो देखिए ये 8 ग्रह हैं, आप लोग सब जानते हैं। आंतरिक और बाहरी ग्रहों में इसको बांटा गया है। तो आंतरिक और बाहरी ग्रह जो है वो इसी बेल्ट के आधार पर निर्धारित किए गए। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों की एक श्रृंखला पाई जाती है इस तरह से, ठीक है। तो इधर की तरफ मंगल है, इधर की तरफ क्या है, बृहस्पति। तो इसी के कारण आप देखेंगे अंदर के 4 ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह, और इसके बाहर की तरफ ये 4 ग्रह ये कहलाते हैं बाहरी ग्रह, आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट, ठीक है। तो शुद्ध ग्रह की अगर बात होती है तो ध्यान रखना, शुद्ध ग्रह जो है वो आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। मार्स और जुपिटर, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, शुद्ध ग्रह, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। जो ग्रहों का आप डायग्राम इस तरह से पढ़ेंगे तो इससे आपका क्लियर हो जाता है कि कौन सा ग्रह किसके बीच में क्या है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, क्योंकि सौर मंडल हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं। तो सौर मंडल से कोई भी प्रश्न आपका आता है तो उससे उम्मीद है कि गलत आपका नहीं होना चाहिए। हमारे सौर मंडल में सूर्य के से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? सूर्य से सबसे दूर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना है आपको। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो अभी मुश्किल नहीं होगा, इसमें तो बहुत आसान है। ठीक है, तो आसान जवाब है। देखिए मैं बताता हूं, सही जवाब दिया लगभग लोगों ने, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। यूरेनस आता है, उसके बाद आता है नेपच्यून। तो आज का इसका आंसर आपका होगा 2। तो 12वें का आंसर 2 होगा, जो सबसे सरल क्वेश्चन है। इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन कोई ब्रह्मांड से हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्लियर है। वरुण जो है वो सबसे बाहरी ग्रह भी कहलाता है, सबसे ठंडा ग्रह भी कहलाता है, सबसे लंबा परिक्रमण काल भी है इसका। ध्यान रखना, नेपच्यून जो है वो सबसे बाहरी ग्रह कहलाता है, आउटर मोस्ट प्लैनेट, सबसे बाहरी ग्रह, ये इसकी विशेषता है। सबसे बाहरी है तो सूर्य का प्रकाश कम पहुंचेगा, तो यही सबसे ठंडा ग्रह भी है, सबसे ठंडा ग्रह कहलाता है, कोल्डेस्ट प्लैनेट कहलाता है। और सबसे दूर है तो परिक्रमण काल भी इसका क्या होगा, सबसे लंबा होगा। तो सबसे लंबा परिक्रमण काल, सबसे छोटा परिक्रमण काल तो